नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश स्पेशल रिपोर्ट में। और सबसे पहले बात करेंगे हरियाणा में तीसरी बार भाजपा सरकार बनेगी। पंचकुला में आयोजित समारोह में सीएम नायब सिंह सैनी के साथ 13 मंत्रियों ने शपथ ली है। वही बात अलीगढ़ जिले की खैर विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव के घमासान के साथ देखिए पराली जलाने से प्रदूषण की खतरनाक स्थिति को उजागर करती रिपोर्ट। और सबसे बात करवा चौथ के मद्देनजर खनकते चूड़ी कारोबार की। तो चलिए चलते हैं खबरों के विस्तार में। हरियाणा में तीसरी बार भाजपा की सरकार बन गई है। पंचकुला में आयोजित समारोह में सीएम नायब सिंह सैनी के साथ 13 मंत्रियों ने भी शपथ ली है। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी समेत गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। देखिए रिपोर्ट। हरियाणा में नायब सैनी की दूसरी पारी, हरियाणा के मुख्यमंत्री बने सैनी। नायब कैबिनेट में 13 मंत्री किए गए शामिल। कैबिनेट में नए से लेकर पुराने चेहरों का संगम। राज्य के 19वें मुख्यमंत्री बने सैनी। हरियाणा में नायब सिंह सैनी ने दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। नायब सैनी ने राज्य के 19वें मुख्यमंत्री बने। हालांकि मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने वाले वे 11वें नेता हैं। शपथ ग्रहण समारोह पंचकुला के दशहरा ग्राउंड में हुआ। उनके साथ 13 अन्य नेताओं ने भी मंत्री के तौर पर पद और गोपनीयता की शपथ ली। 6 महीने में ही किया ये कमाल। हरियाणा में बीते दिनों संपन्न हुए विधानसभा चुनावों से करीब 6 महीने पहले ही बीजेपी ने मनोहर लाल खट्टर को हरियाणा के सीएम पद से हटाकर नायब सिंह सैनी को राज्य की कमान सौंप दी थी। जातीय समीकरण के हिसाब से बीजेपी के लिए ये फैसला बिल्कुल सटीक बैठा है और नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में बीजेपी को हरियाणा में शानदार कामयाबी मिली है। गुरुवार को उन्होंने दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। नए कैबिनेट में 3 किसान 4 व्यवसायी। आपको बता दें कि नए कैबिनेट में शामिल 3 मंत्रियों ने अपना पेशा किसान बताया है। इन मंत्रियों में रणवीर गंगवा, राव नरबीर सिंह और श्याम सिंह राणा शामिल हैं। गंगवा ने किसानी के साथ समाज सेवा को भी अपना पेशा बताया है। कैबिनेट के सबसे युवा मंत्री गौरव गौतम ने भी अपना पेशा समाज सेवा बताया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी समेत 5 मंत्रियों ने राजनीति को ही अपना पेशा बताया है। सैनी के अलावा अनिल विज, कृष्ण कुमार, अरविंद कुमार शर्मा और कृष्ण लाल पंवार उन मंत्रियों में शामिल हैं, जिन्होंने चुनावी हल्फनामे में राजनीति को अपना पेशा बताया है। इसी तरह व्यवसाय को अपना पेशा बताने वाले मंत्रियों की संख्या 4 है। इन मंत्रियों में आरती सिंह राव, महिपाल ढांडा, विपुल गोयल और राजेश नागर शामिल हैं। कैबिनेट की 2 महिला मंत्रियों में शामिल श्रुति चौधरी ने वकालत को अपना पेशा बताया है। नायब सिंह सैनी के मंत्रिमंडल में जान, गुर्जर, ओबीसी, एससी, ब्राह्मण, यादव और वैश्य समाज के नेताओं को जगह दी गई है। मंत्री पद की शपथ लेने वालों में अंबाला कैंट से विधायक अनिल विज, बादशाहपुर से विधायक राव नरबीर सिंह, पानीपत ग्रामीण से विधायक महिपाल ढांडा, इशराना से विधायक कृष्ण लाल पंवार भी शामिल हैं। आपको बता दें कि शपथ ग्रहण समारोह के मौके पर पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी समेत भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। इस मौके पर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। नायब सिंह सैनी के शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन पंचकुला के दशहरा मैदान में किया गया। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ जिले की खैर विधानसभा सीट को लेकर घमासान तेज हो गया है। यहाँ से बीजेपी के अनूप प्रधान वाल्मीकि विधायक थे। हाथरस लोकसभा सीट जीतने के बाद उन्होंने विधानसभा से इस्तीफा दे दिया और ये सीट खाली हो गई है। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ जिले की खैर विधानसभा सीट से बीजेपी के अनूप प्रधान वाल्मीकि विधायक थे। हाथरस लोकसभा सीट जीतने के बाद उन्होंने विधानसभा से इस्तीफा दे दिया और ये सीट खाली हो गयी। बीजेपी नेताओं को भरोसा है कि पार्टी न सिर्फ खैर में बल्कि यूपी की 8 विधानसभा सीट में जीतेगी। चुनाव आयोग ने मंगलवार को उपचुनावों का ऐलान किया है। नहीं, बीजेपी जीतेगी ज्यादातर सीटों को। खैर को बीजेपी जीते, खैर बीजेपी की सीट है। क्या वजह मान रहे हैं आप इस चीज को लेकर?
यही वजह मान रहे हैं कि योगी जी और मोदी जी का नेतृत्व है इस देश में, और उन्होंने जो है इस देश का मान और सम्मान पूरी दुनिया में स्थापित किया है। इसलिए हर हिंदुस्तानी को उन पर गर्व है और इसलिए चाहते हैं कि बीजेपी सत्ता में रहे और ये उपचुनाव हम जीतें। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि गठबंधन का लिहाज करते हुए समाजवादी पार्टी खैर सीट कांग्रेस को दे सकती है। पिछले चुनावों में ये सीट एसपी के लिए कमजोर साबित हुई थी। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद एसपी ने उत्तर प्रदेश की 10 में से 6 विधानसभा सीट पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। कांग्रेस उपचुनाव में 5 सीट मांग रही है। 2024 में जो उत्तर प्रदेश में एक बदलाव देखने को मिला, जिसमें बहुत बड़ी तादाद में गठबंधन, इंडिया गठबंधन की सीटें उभर कर रही और भाजपा को बहुत फुट में जाना पड़ा, तो ये आश्वस्त हूं मैं कि आने वाले 2027 में और ये होने वाले जो उपचुनाव है उसमें बहुत मजबूती से इंडिया गठबंधन आगे उभर कर आएगा और कांग्रेस की और समाजवादी पार्टी की आने वाले 2027 में सरकार स्थापित होगी प्रदेश में। देखिए, यूपी के अंदर तो अभी समाजवादी पार्टी ही अभी नंबर 1 पर है, क्योंकि अभी लोकसभा का जो चुनाव हुआ है पूरे राष्ट्र की पार्टी तीसरे नंबर की बढ़ के उभरी है। और कभी भी सत्ता के लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि भैया अखिलेश यादव भी इतनी सीट समाजवादी पार्टी के लिए आ पाएंगे। खैर के वोटरों के लिए मुख्य चुनावी मुद्दों में ट्रैफिक की परेशानी और बेरोजगारी है। खैर में मुद्दे ये हैं, सबसे पहले तो एक जाम का मुद्दा है, लेकिन हम कहीं भी जाते हैं तो खैर क्रॉस करने के लिए आधा से 1 घंटा लग जाता है। और सबसे बड़ी समस्या खैर के अंदर इलाज की भी है, अस्पताल में जाने के लिए भी टाइम लगता है। अब वहां से हम जाते हैं जैसे अलीगढ़ के लिए, अलीगढ़ में बेहतर सुविधाएं हैं, अगर वो बेहतर सुविधाएं अगर हमें खैर में मिल जाएंगी तो लेकिन हम अलीगढ़ क्यों जाएंगे जब हमें खैर में सुविधा अच्छी मिल जाएंगी। मुद्दे इस बार है, सबसे पहला मुद्दा है रोजगार का। युवाओं के लिए रोजगार नहीं है, नौकरी करने के लिए बाहर जाना पड़ता है, किसान बन के यहाँ खेती वगैरह करना पड़ता है हम लोगों को, और कमाने के लिए हम लोग बाहर जा रहे हैं। पहला मुद्दा ये है। दूसरा मुद्दा है कि हम लोग जाम की व्यवस्था से जूझते हैं। यहाँ पे जाम की व्यवस्था अक्सर बहुत बुरी हालत रहती है यहाँ पे, जिससे काफ़ी परेशानी होती है। जो हम 15 मिनट में निकल सकते हैं वहाँ घंटों लग जाते हैं हमें जाने में। सबसे बड़ी समस्या है जाम की। दूसरा हम मांग करते हैं यहाँ पर जो है कन्याओं के लिए कन्या महाविद्यालय होना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग की जो हमें जो है अलीगढ़ अपने जो स्वास्थ्य विभाग का जो हॉस्पिटल है वो बहुत छोटा है, यहाँ जो है कोई डॉक्टर भी नहीं बैठते हैं, इसलिए हमें अलीगढ़ लेके जाने पड़ते हैं। हमारी यह भी मांग है, यहाँ एक बड़ा अस्पताल भी होना चाहिए। यही हमारी जो नए हमारे प्रत्याशी होंगे, जो भी विधायक होंगे, उनसे यही हमारी मांग है। उत्तर प्रदेश की 10 में से 9 विधानसभा सीट पर 13 नवंबर को उपचुनाव होंगे। मिल्कीपुर सीट के लिए उपचुनाव की तारीख का ऐलान नहीं किया गया है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होता ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए केंद्र की निर्णय सहायता प्रणाली के अनुसार परिवहन से होने वाला उत्सर्जन दिल्ली के वायु प्रदूषण का लगभग 19.2% है। इसके अलावा पड़ोसी राज्यों में पराली जलाना भी है। देखिए रिपोर्ट। पराली जलाने से कितना बढ़ जाता है प्रदूषण। पराली जलाने से होने वाले कुल उत्सर्जन का लगभग 40% चावल के पराली जलाने से होता है। 2009 में अनुमानित 153.4 मीट्रिक टन विभिन्न प्रदूषण पराली जलाने से उत्सर्जित हुए। पराली के अंदर का लगभग 70% कार्बन CO2 में, 7% CO में और 6.6% मीथेन में परिवर्तित हो जाता है। पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने का मुद्दा कई बार उठ चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट का रुख बेहद सख्त दिखा। सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने के आरोपितों पर मुकदमा न चलाए जाने को लेकर हरियाणा और पंजाब सरकार को कड़ी फटकार लगाई और दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों को 23 अक्टूबर को कोर्ट के सामने पेश होने और स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया। जस्टिस अभय SO का जस्टिस एहसानुद्दीन अमनुल्लाह और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन को आदेश दिया है कि वो आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई करने में विफलता के लिए हरियाणा और पंजाब सरकार के अधिकारियों के खिलाफ
दंडात्मक कार्रवाई करें। पराली प्रदूषण रोक की सटीक नीति, उपयुक्त कम पानी वाली फसलों को बढ़ावा देना। धान की अंधाधुंध खेती पर लगाम लगाई जाए। धान की ऐसी प्रजातियों को प्रोत्साहित करें जो समय और पानी दोनों कम लेती हैं। ऐसी कंबाइंड हार्वेस्टर मशीनें विकसित की जाएं जो धान निकालते वक्त पराली भी खेत से हटा दें। पराली किसानों के लिए अतिरिक्त आय का साधन हो सकता है। खरीफ की कटाई का मौसम शुरू होते ही पंजाब और हरियाणा में फिर से पराली जलाई जा रही है, जिससे दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का खतरा मंडराने लगा है। वहीं सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग से पराली जलाने के बारे में जवाब चाहता है। नासा के VIIRS सैटेलाइट सेंसर द्वारा कैप्चर किए गए डाटा से पता चलता है कि पंजाब में अमृतसर और हरियाणा में कुरुक्षेत्र और करनाल के पास पराली जलाने की घटनाएं केंद्रित होने की संभावना है। VIRS डेटा के अनुसार पराली जलाने की घटनाओं में तेजी आई है। पंजाब में खरीफ की कटाई का मौसम आधिकारिक तौर पर 15 सितंबर से शुरू होता है और 30 नवंबर तक चलता है। Now today the court was also very much annoyed with the approach of the Haryana government and Punjab government. The court said they have not complied with both Haryana and Punjab have not complied with the court orders. They have not taken sufficient step to check the farm fires. So the court has today summoned the Chief Secretary of Haryana as well as the Chief Secretary of Punjab on next Wednesday. Now next Wednesday court will decide on this matter. जो टेम्परेचर डिप होगा तो एक UI डिप होना लाजमी है, क्योंकि टेम्परेचर जो डाउन होगा, जो पोल्यूशन के कण हैं वो वायुमंडल में जाने की जगह नीचे आएंगे। इसीलिए अब हमारे फोकस है, कल मुख्यमंत्री जी के अध्यक्षता में हम सब ने बैठक की और हमारी कोशिश ये है कि जो ग्रैप 1 के नियम हैं उनको सख्ती से लागू किया जाए और जो सोर्सेज हैं उनको कंट्रोल किया। प्रदूषण रोकने के लिए किए गए कौन से प्रयास? पंजाब हरियाणा में फसल अवशेष प्रबंधन मशीनें खरीदने की योजना पर अमल। इस सीजन में पंजाब में 1.50 लाख से अधिक CRM मशीनें कराई जा रही उपलब्ध, जिन्हें 24,736 कस्टम हायरिंग सेंटर की तरफ से मदद। हरियाणा में 6,794 CHC द्वारा 90,945 CRM मशीनों की उपलब्धता। मैंने आज आपके साथ जो आधिकारिक डेटा केंद्र सरकार का आपसे शेयर किया है, इससे यह साफ हो जाता है कि केवल और केवल आम आदमी पार्टी की सरकारें हैं, दिल्ली की सरकार या पंजाब की सरकार हैं, जो प्रदूषण के मुद्दे पर आक्रामक है, दिन रात काम कर रही है, युद्ध स्तर पे काम कर रही है। और जहां जहां भाजपा की सरकार है, चाहे वो हरियाणा में हो, उत्तर प्रदेश में हो, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, केवल और केवल चैन की नींद सो रही है, कोई काम नहीं हो रहा। देखिए, पिछले 8 साल से यही कर रहे हैं। जब पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी तब कांग्रेस को लेकर आरोप लगाते थे। आज उनकी सरकार है पंजाब में जहां सबसे ज्यादा पराली जलाई जाती है। दिल्ली के अंदर आज लास्ट माइल कनेक्टिविटी के नाम पे 0 है। आज दिल्ली के अंदर जो पब्लिक व्हीकल्स चाहिए थी, पब्लिक बसें चाहिए थी, उसके नाम पर कुल 5500 बसें, जबकि 11,000 बसें ऐसे 5 साल पहले चाहिए थी। दिल्ली में इंडस्ट्रियल पॉलिसी कोई आई नहीं, जिस कारण से इंडस्ट्रियल पोल्यूशन रुके। तो क्या कि पूरी तरह जो विफल हो चुके हैं वो दूसरी तरफ आक्षेप लगाते हैं। वैसे दिल्ली में पराली प्रदूषण का मामला ज्यादा पुराना नहीं है। साल 2010 में दिल्ली में वायु प्रदूषण की समस्या संज्ञान में आई थी, पर तब किसी का ध्यान पराली जलाने पर नहीं गया था। हुआ ये कि हरित क्रांति की वजह से सरकारों द्वारा किसानों को सिंचाई के लिए बिजली और डीजल में जम के सब्सिडी दी गई। पंजाब और हरियाणा, जो कि मुख्यतः गेहूं उत्पादन के केंद्र थे, सिंचाई जल पाकर धान पैदा करने लगे। और तो और धान पर MSP होने से किसानों को धान पैदा करना ज्यादा लाभदायक काम लगा। वैसे MSP गेहूं की खरीद पर भी है, लेकिन गेहूं की बुनाई से फसल तैयार करने का समय सर्दियों का होता है और गेहूं धान की तरह बहुत अधिक पानी वाली फसल भी नहीं है। धान की खेती किसानों ने जमीनी जल को ट्यूबवेल, इलेक्ट्रिक मोटर से अंधाधुंध तरीके से दोहन किया। परिणाम ये हुआ कि जमीनी जल का स्तर बहुत कम हो गया। एक वक्त ऐसे लगा कि समूचा पंजाब सूखाग्रस्त होकर बंजर हो जाएगा। सरकार के नीति नियंताओं ने सुझाव दिया कि बिना किसी नियम कानून के जमीनी जल के अंधाधुंध दोहन को रोका नहीं जा सकता है।
तब आमजन और सरकार का ध्यान इस समस्या पर गया। विशेषज्ञों ने सरकार को बताया कि अगर पंजाब हरियाणा में धान की बुनाई जो कि अप्रैल में ही शुरू हो जाती थी को शिफ्ट करके मई जून कर दिया जाए तो धान की खेती में पानी की खपत को काफी हद तक किया जा सकता है। इसके लिए एक पॉलिसी ड्राफ्ट तैयार किया गया और पहली बार साल 2005 में अमरिंदर सिंह सरकार में ये ड्राफ्ट रिव्यू के लिए गया, पर इसे पास नहीं किया जा सका। ये ड्राफ्ट दोबारा अकाली बीजेपी की सरकार में रिव्यू के लिए गया और दोबारा भी पास नहीं हो सका। लेकिन इसी सरकार ने साल 2008 में इस पॉलिसी ड्राफ्ट को प्रायोगिक तौर पर स्वीकार कर लिया, इस तथ्य पर कि अगर धान की खेती मई जून में शिफ्ट करने से जमीनी जल बढ़ता है तो इसे बनाए रखा जाएगा। 10 जून 2009 में पंजाब प्रिजर्वेशन ऑफ सब सोइल वाटर एक्ट लागू किया गया और अगले कुछ सालों में जमीनी जल के स्तर में अच्छी बढ़ोतरी पाई गई। चलिए, पानी की समस्या तो कुछ हद तक ठीक हुई, लेकिन इस वजह से 120 दिन में पैदा होने वाली धान की फसल की कटाई अक्टूबर-नवंबर में शिफ्ट हो गई। सस्ते लेबर की कमी ने धान की कटाई को मशीन केंद्रित बना दिया। धान की कटाई में कंबाइन हार्वेस्टर मशीन खेत के धान तो अच्छे से निकाल देती है, लेकिन पराली खेत में ही छोड़ देती है। पराली हटाना किसान के लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि गेहूं की बुनाई का सबसे बढ़िया वक्त यही नवंबर का पहला 2 हफ्ता होता है। इस 10-15 दिन के छोटे से वक्त में किसान के पास पराली जलाने से सस्ता और आसान तरीका और कोई नहीं होता है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। करवा चौथ के आते ही मार्केट में चूड़ियों और कंगनों की डिमांड बढ़ जाती है और इस साल भी कुछ ऐसा ही है। नए डिजाइन के कंगन खरीदने के लिए मार्केट में महिलाओं की भीड़ देखने को मिल रही है, लेकिन कीमत भी बहुत ज्यादा है, जिस वजह से महिलाओं को खरीदारी करते वक्त थोड़ा सोचना भी पड़ रहा है। देखिए रिपोर्ट। खनकने लगा चूड़ी कारोबार। नवरात्र और दशहरे के बाद अब करवा चौथ की तैयारियों को लेकर महिलाओं की भीड़ से बाजार गुलजार हो रहे हैं, जिससे दुकानदारों के चेहरे भी चमक रहे हैं। बाजार में महिलाओं के लिए वस्त्र, आभूषण, परिधान और सौंदर्य प्रसाधन की एक लंबी श्रृंखला मौजूद है। दुकानदारों ने भी महिलाओं को लुभाने के लिए खूब तैयारियां कर रखी हैं। सामान का विशेष प्रकार से डिस्प्ले तैयार करवाए गए हैं, जो महिलाओं को आकर्षित कर सकें। चूड़ी बहुत ज्यादा बिक रही है। ऑल ओवर इंडिया, हिंदुस्तान का शायद ही ऐसा कोई शहर होगा जहाँ पर चूड़ियाँ न जा रही हों। सबसे ज्यादा खासी डिमांड जो रहती है करवा चौथ की, वो रहती है हरियाणा और पंजाब में। मगर अभी पूरे देश में आप देख सकते हैं, इंटरनेट का जमाना है, तो लोगों को एक दूसरे को दिखाना है कुछ ना कुछ अलग, तो वो लोग अपने आप में अच्छे से अच्छी चूड़ियाँ पहनते हैं, अपने पिक्स अपलोड करते हैं सोशल मीडिया पर, जिससे चूड़ियों की बिक्री में काफी इजाफा हुआ है। फिरोजाबाद के चूड़ी बाजार में चहल पहल। सुहागिनों का त्योहार करवा चौथ करीब है, ऐसे में चूड़ी नगरी के नाम से मशहूर फिरोजाबाद की चूड़ी बाजार में चहल पहल बढ़ गई है। फिरोजाबाद में करवा चौथ को लेकर इस बार नए नए डिजाइन के कंगन बेचे जा रहे हैं। गली बोहरान की मशहूर चूड़ी मार्केट में दुकान करने वाले दुकानदार ने बताया कि करवा चौथ पर हर साल नए डिजाइन वाले खूबसूरत कंगन तैयार किए जाते हैं। इस बार भी कई प्रकार के कंगन बाजार में उपलब्ध हैं। बताया कि नए शादीशुदा जोड़ों के लिए फोटो वाले कंगन सबसे ज्यादा बनाए जा रहे हैं। इन कंगनों को कारीगर विशेष रंग से केमिकल सजाकर उन पर छोटे साइज में फोटो लगाते हैं। लोग अपनी पत्नी को गिफ्ट देने के लिए करवा चौथ पर फोटो वाले कंगन ऑर्डर पर तैयार करवा रहे हैं। ये कंगन गोल्डन, मेहरून, रेड आदि रंगों में तैयार किए जा रहे हैं। बता दें कि करवा चौथ से पहले ही इन कंगनों के ऑर्डर आने शुरू हो जाते हैं। ऑल इंडिया हो रहा है, जैसे आपका यूपी है, पूरा यूपी, पश्चिम यूपी जो भी है, और पंजाब का भी है, दिल्ली वैली, सारा मतलब हर जगह का काम है मेरा, और हर जगह से अच्छी डिमांड आ रही है। क्या मुख्य डिमांड क्या है? मुख्य डिमांड इस टाइम चूड़ियाँ हैं, 12 चूड़ी, 24 चूड़ियाँ हैं, और कंगन है, चूड़े वगैरह हैं, हर चीज की डिमांड ज्यादा है। माल नहीं हो पा रहा है, कुल मिला के माल बंद कम रहा है, बिक ज्यादा रहा है। दुकानदारी बहुत बढ़िया चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, मगर माल शॉर्ट बहुत है इस टाइम, और माल है नहीं हम लोगों के पास, और मतलब कुछ तेजी ने भी रेड मार रखी है, तेजी बहुत है यहाँ पर मार्केट में, ऊपरी तेजी बहुत है कच्चे माल की, इसके चक्कर में माल तैयार नहीं हो पा रहे हम लोगों के। तो पहले पसंद तो सभी कर रही हैं, चूड़ी भी कर रही हैं, रंग बिरंगी सब चूड़ियाँ पसंद कर रही हैं, सेट भी पसंद कर रही हैं। कांच की चूड़ियां बनाने के लिए मशहूर फिरोजाबाद शहर के व्यापारियों का कहना है कि उन्हें कई राज्यों से बड़े ऑर्डर मिल रहे हैं। व्यापारियों का कहना है कि मांग इतनी ज्यादा है कि उन्हें इसे पूरा करने में मुश्किलें आ रही हैं। खरीदारी को लेकर महिलाओं में उत्साह।
आपको बता दें कि पति की दीर्घायु की कामना का पर्व करवा चौथ 20 अक्टूबर को मनाया जाएगा। करवा चौथ को लेकर महिलाओं में खासा उत्साह है। अभी से महिलाएं तैयारियों में जुट गई हैं। बाजार गुलजार हो गए हैं। महिलाएं खरीदारी कर रही हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।